हेलो स्टूडेंट, मैं एडवोकेट अदब सिंह सैनी, प्रबंधक महाराजा सूरसेन इंटर कॉलेज मगपुरी नागपुरी कांट मालवा। मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहाँ पर उसके सामने तमाम तरह की समस्याएं हैं। उसे ये जानकारी नहीं होती है कि मेरे पास कौन कौन से अवसर किस किस चीज़ को लेकर के हैं, यानी कि कौन सी मैं पढ़ाई पढ़ूँ और उससे फिर मुझे क्या लाभ मिलेगा। फिर बाद में होता क्या है, एक सामान्य व्यक्ति जब अपने बच्चे को किसी भी विद्यालय में दाखिल कराता है तो देखने में आता है कि वो कहता है कि हाँ, पहले नर्सरी, फिर केजी, इस प्रकार से 1 या फिर क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 क्लासों में आते आते बस उसका दिमाग में ये कुछ नहीं होता कि मुझे क्या करना है, बस केवल एक क्लास पास कर ली, उसके बाद अगली क्लास में केवल जाना उसका मकसद होता है। बस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं कि हाँ, रिपोर्ट कार्ड में कैसे अंक आ रहे हैं, बस यही उसकी प्लानिंग होती है। लेकिन बच्चों, मैं स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप खुद भी सीख सकें और दूसरों को भी बता सकें कि भाई हमें क्या करना है। तो होता क्या है, इन छोटी क्लासों में सबसे पहले हमें बच्चों पे ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का पेन पकड़ने का, पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या है, उसका पेपर को पलटने का तरीका क्या है, वो अक्षर का जो निर्माण कर रहा है तो वो सही तरीके से, सही रीति से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों पर हमें छोटी क्लासों में ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही बच्चा यहाँ पर आता है 4th क्लास में या 3rd क्लास में, तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा भारत सरकार का जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, उसकी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। या फिर आप चाहें तो एक और विद्यालय होता है जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय। वो प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय होता है, एक विद्यालय में उसमें एडमिशन करा सकते हैं। उसमें सरकार बड़ी अच्छी सुविधाएं देती है और न्यूनतम फीस होती है, फ्री, मतलब वो सब कुछ फ्री होता है, केवल कुछ अपने व्यक्तिगत खर्चे होते हैं तो उन्हीं को करना होता है। और पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल की उसमें पढ़ाई होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको कक्षा 5 में आते आते आपको उसकी 6ठे में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। जवाहर नवोदय विद्यालय, उसे पास करना होता है। इसमें जो है ये शर्त होती है कि वो बच्चा जो इस परीक्षा में बैठेगा तो वो कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में एक ही विद्यालय में पढ़ा हो और विद्यालय वो गवर्नमेंट से मांग करता है। उसके बाद में आगे चले जाइएगा तो यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आकर के बच्चा फिर अपनी तैयारी करे, जाकर के एक ऐसे विद्यालय है जैसे जिनका नाम है सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल में वो एडमिशन ले सकता है और सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पर, सैनिक में जो सेनाएं होती हैं उनमें ऑफिसर्स बन जाते हैं। वो भी अपने आप में बहुत ही, मतलब सरकार की ऐसी नीति है, उसमें लाखों रुपए बच्चे पर, प्रति बच्चे पर खर्च किए जाते हैं। मेरा ये कहना है, जब बच्चा कक्षा 9 में आता है तो 9 में आने के बाद में उसके दिमाग में ये भाव आता है कि मुझे जो है कौन से सब्जेक्टों का चयन करना चाहिए। मान लो कोई बालिका है, कोई लड़की है, तो उसको गृह विज्ञान लेना चाहिए वैकल्पिक विषय के रूप में, या कंप्यूटर लेना चाहिए, या गणित लेना चाहिए। तो ये यहाँ चयन करने के लिए होता है। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि हाँ, कक्षा 9 में प्रवेश ले लिया तो कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेता है। और आमतौर पर देखने में आता है कि वो दूसरे को देख करके अपना सब्जेक्ट ले लेता है, किसी को देख करके तुमने क्या लिया है, मेरे सहपाठी हो, मेरे साथ पढ़ते हो, इस नाते से मैं भी यही सब्जेक्ट ले लेता हूँ ताकि हम लोग साथ साथ में रह सकें। जबकि ये उसकी भूल होती है, उसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो है लेना चाहिए, अपने आगे के बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आगे क्या करना है, उसे उस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। कक्षा 9 और 10 में सेम सब्जेक्ट रहते हैं, सेम सब्जेक्ट से पास होता है। और 10वीं क्लास आमतौर पर पहली सीढ़ी मानी जाती है कि हाँ, यहाँ से किसी व्यक्ति के कैरियर की शुरुआत होती है। यूं तो शुरुआत बहुत शुरू से हो जाती है, लेकिन ये जो है 10वीं क्लास में होती है। 10वीं क्लास के बच्चा पहली बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होता है। बोर्ड की परीक्षा में उसका जो परिणाम होता है वो आगे उसका भविष्य तय करता है, क्योंकि यहीं से जब भी कोई हम मेरिट पर जो परीक्षा है, मेरिट पर जो भी नियुक्तियां होती हैं वो 10वीं क्लास तक की ही मेरिट में जोड़ी जाती है। देखने में आता है, अब बच्चों ने इसी वर्ष की अब मैं बात करता हूं जहां से हम अब शुरुआत करते हैं। वर्ष 2020 जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और बोर्ड रिजल्ट आने के बाद में 10वीं क्लास के बच्चे पास हो गए। और आमतौर पर देखने को यह आया है कि बच्चे विद्यालय में अभी नस्ता है उनके अंदर, वो ये सोच नहीं रहे कि मुझे कौन सी साइड में एडमिशन लेना है, क्या करना है 11वीं क्लास में आकर के। तो कई बच्चे 10वीं क्लास के बाद 11वीं में लेते हैं तो यहाँ पर साइड बन जाती है। जैसे कक्षा 11 में जब वो एडमिशन लेंगे तो एक तो ये होगा
क्लास 11, तो इस 11 में आप कई सारी साइड ले सकते हैं। एक ले सकते हैं मतलब आर्ट, एक ले सकते हैं साइंस, कॉमर्स ले सकते हैं। ये तीनों की तीनों चीजों को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें जो है इसमें क्या करना है। यदि आप आर्ट ले रहे हैं तो आर्ट में भी सोचने की जरूरत है। आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 10-12 सब्जेक्टों के बीच में से आपको सब्जेक्ट को चयन करना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट तो जनरल होते हैं, वो आपको लेने जरूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्टों में आप चयन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कई बच्चों को, कुछ विद्यालयों को सारे सब्जेक्ट की मान्यता प्राप्त नहीं होती है। जिन सब्जेक्ट की मान्यता प्राप्त होती है वहाँ के विद्यालय के संचालक उनको वही सब्जेक्ट दिवा देते हैं कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन जिन विद्यालयों को सारे सब्जेक्ट की मान्यता प्राप्त होती है तो आपको खुल करके अपने सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए और अपने सब्जेक्ट अपनी रुचि के हिसाब से उसमें जो है आपको मतलब सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब इसमें क्या आता है बच्चों, यदि आपने इकोनॉमिक्स ले ली तो इकोनॉमिक्स से 12 करने वाले बच्चे ना केवल बीए कर सकते हैं बल्कि वो केवल उसके बाद में बीकॉम भी कर सकते हैं। और बीकॉम करने वाले बच्चों के लिए फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में बहुत सारे अवसर रहते हैं और वे लोग फिर एमबीए करके तमाम जगह नियुक्ति पा जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स पूरा एक जो अर्थव्यवस्था है उसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का हमें चयन कर लेना चाहिए। 8 क्लास के बच्चे उनके लिए केवल हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कई जगह ऐसे होता है, देखने में आया है कुछ जगह पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट इसलिए चयन कर लेना चाहिए, उसमें एक तो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है और ज्योग्राफी भी अपने आप में जनरल नॉलेज के हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। आप उसमें आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप उसमें परास्नातक हो जाएंगे, फिर आप कहीं जाके एग्जामिनर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और तमाम सारे अवसर ज्योग्राफी के भी हैं। वैसे ही सिविक्स, हिस्ट्री और तमाम तरह के सब्जेक्ट हैं, उनका अपना अपना महत्व है। तो सब्जेक्ट का चयन करते समय हमें प्रत्येक सब्जेक्ट से क्या हम कर सकते हैं उसकी हमें जानकारी करनी चाहिए। अब इसमें साइंस में आते हैं कई बच्चे, तो साइंस में भी 2 तरह की चीजें होती हैं। आप लोग साइंस में से बायोलॉजी ग्रुप में जा सकते हैं या गणित ग्रुप में जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फिर जा करके इसमें आप सुन लें। तो होता है पीसीएम, एक होता है बायो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, बॉटनी ये सब आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस उसमें बायोलॉजी होती है, उसमें मैथ होता है। तो मैथ वाले बच्चों के लिए आप समझ लीजिएगा टीचरों का अवसर अच्छा खुला होता है, बैंकिंग व्यवस्था में अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और यूं तो आज जो समय है वो बदला हुआ है। आज जो है कंपटीशन का जमाना है, जो बच्चा कंपटीशन पास करेगा वही उसमें नियुक्ति पाएगा, अन्यथा वो नियुक्ति नहीं पा पाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप पढ़ रहे हैं, आपने बीएससी कर लिया है, और बीएससी करने के बाद आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट से, जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो लास्ट ईयर में जाकर के तीनों सब्जेक्टों में से कोई से आपको 2 सब्जेक्ट होते लास्ट ईयर में आपको करना होगा, मतलब बीएससी करनी होगी। और उसमें से जिन 2 सब्जेक्टों को आप अंत में चयन करते हैं, उन दोनों सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन आपको एमएससी में करना होगा। तो जिस चीज से आप एमएससी करेंगे उसके आप मास्टर हो जाएंगे, उसी में आप फिर आगे प्रवक्ता हो जाएंगे, उसी में आगे आपके अफसर रहेंगे, उसी के आप आगे लेके उसको बढ़ेंगे। कितने भी आगे तक जा सकते हैं, उसमें आप पीएचडी कर लें, डॉक्टरेट कर लें, नेट कर लें। नेट में भी 3-4 विकल्प होते हैं, एक जेआरएफ होता है, एक एसआरएफ होता है। तो उसमें गवर्नमेंट कई तरह की स्कॉलरशिप भी देती है यदि बच्चा उसको पास कर लेता है। मान लो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसमें कम से कम गवर्नमेंट प्रति माह उस बच्चे को जो जेआरएफ कर लेता है तो उसको स्कॉलरशिप देती है, जब तक कि वो नियुक्ति ना पाले किसी डिग्री को लेकर। ऐसे बहुत सारे अवसर हैं। उसके अलावा यदि आप मैथ से केवल चलते हैं तो मैथ में बहुत सारी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसका बहुत डिमांड है, टीचर के लिए इसकी बहुत डिमांड है। तो ये व्यक्ति इस दौरान यदि किसी भी विभाग में कोई 2nd क्लास नौकरी पा जाते हैं
तो वो सबके लिए अवसर है, वो हमेशा खुला रहता है। लेकिन हमें जो अपनी पढ़ाई है तब भी उसे एक निश्चित डायरेक्शन देनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ वो जो है पढ़ाई इस दिशा में हमारी जा रही है, तो उसके बाद हमें क्या क्या अवसर जो है मिलने वाले हैं। ठीक वैसे ही बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में बच्चों जैसे लड़कियां या लड़के कोई भी इसको ले सकते हैं, तो उसमें जो है जैसे इसके बाद जब आप 12th करते हैं तो 12th के बाद बीएससी बायोलॉजी कर सकते हैं, और बीएससी के बाद में जिस प्रकार से इसमें भी आप एमएससी मैथ को छोड़ करके एमएससी केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, एमएससी और जो बॉटनी वगैरह जो होती है उससे कर सकते हैं, आप जूलॉजी से कर सकते हैं, इसके लिए यह अवसर खुले होते हैं। और लेकिन केवल 12th के बाद जो अवसर हैं वो जैसे आप जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं, डॉक्टरी से संबंधित तमाम तरह के ओटी वगैरह से संबंधित डिप्लोमे हैं, टेक्नीशियन के डिप्लोमे हैं, उन सब डिप्लोमों को आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आने के बाद में आप कर सकते हैं आफ्टर 12th। बच्चों में बताना ये चाहता हूं आपको, इन दोनों का चयन करते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बीएससी भी यदि आप कर रहे हैं, मान लो आपने ये कर लिया, क्लास 12 में आप आ गए, 11 और 12, इसके बाद में आपने बीएससी में आप लोग आ गए, तो बीएससी में यहाँ पर बायोलॉजी में भी 3-4 चीजें हैं आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी आप स्पेशल सब्जेक्ट लेकर के, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, उसको आप अपने बीएससी के कोर्स में ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्पेशल एजुकेशन होगी, तो आप जाकर के दूसरे को बता पाओगे कि हाँ मेरे पास ये एक अलग है, ये चीज मतलब मैंने एक्स्ट्रा में की है, जो औरों के पास में, सामान्य बच्चों के पास में नहीं। बच्चों मैं आप सब लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि आज का जो समय है बड़ा कंपटीशन का है, हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। और ऐसा नहीं है जो बच्चे सफल हैं या जो बच्चे बहुत अच्छे पदों को प्राप्त किए हुए हैं तो वो उन्होंने कहीं कोई और एजुकेशन ली, केवल आपके जैसे सामान्य बच्चे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बस बार बार यही कहूँगा कि सब्जेक्टों का चयन आप अच्छे ढंग से करें, और ना केवल आप सीखें बल्कि अपने परिवारजन, अपने भाई और जो भी जिस क्लास में आ रहा उनको भी आप मोटिवेट करें, उनको समझाएं, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों से ये मुखातिब रहा, और इससे संबंधित भी कोई भी सवाल आपका होगा तो वो जो है आप कभी भी महाराजा सूरसेन इंटर कॉलेज के प्रत्येक चीज पर विद्यालय के कॉन्टेक्ट नंबर हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, सर मैं ये करना चाहता हूं, तो उससे संबंधित आफ्टर 12th भी यदि आप यहाँ से इंटरमीडिएट क्लास कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपके लिए सारी चीजें, सारी सेवाएं खुली हैं। क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूं आपसे हमारा सम्मान है और हमसे आपका सम्मान है। आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, ईश्वर आपको खुश करे और आगे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।